नगरी में आईने के खरीदार हैं। अंधों की नगरी में आईने के खरीदार हैं। शहर के सब चोर कह रहे हैं हम भी चौकीदार हैं। अरे हम भी चौकीदार हैं। भारत की राजनीति में राजनीतिक बयानबाजी पिछले स्तर पर पहुंच चुकी है। 2019 के लोकसभा चुनाव से जिस कदर राजनीतिक मंच से बयानबाजी का स्तर गिर रहा है, वो साबित करता है कि भारत की राजनीति अब प्रतिस्पर्धा की नहीं, प्रतिशोध की राजनीति है। कोई भी राजनीतिक दल और राजनेता इससे अछूता नहीं रहा। राहुल गांधी का चौकीदार चोर कहना हो या फिर पीएम मोदी का सोनिया गांधी को विधवा से संबोधित करना, ये सब वो बयान हैं जिनसे वर्तमान राजनीति में हलचल मची हुई है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में हुक्मरानों की अभद्र, असहनशील और असभ्य भाषा संयमित और स्वस्थ लोकतंत्र की दिन ब दिन धज्जियां उड़ाती जा रही है। आपके पिताजी को आपके राग दरबारियों ने मिस्टर क्लीन बना दिया था। गाजे बाजे के साथ मिस्टर क्लीन चला था। लेकिन देखते ही देखते भ्रष्टाचारी नंबर 1 के रूप में उनका जीवन काल समाप्त हो गया। नामदार, ये अहंकार आपको खा जाएगा। नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, इन सबके नाम मोदी 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 कैसे? ये सब चोरों के नाम मोदी 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 मोदी। देश के राजनेता चुनाव जीतने और वोट के खातिर कुछ भी बोलने को तैयार है और पुराने मुद्दों को भी जमकर उखाड़ा जा रहा है। हाल ही में पीएम मोदी ने राजीव गांधी से जुड़े मुद्दे उखाड़े तो उन्हें भ्रष्टाचारी कहा, तो इसके जवाब में प्रियंका गांधी ने उनकी तुलना दुर्योधन से कर डाली। वहीं आजम खान जैसे नेता तो सरेआम एक महिला के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते रहते हैं और कई नेता अली और बली की बात भी करते रहे हैं। प्रधानमंत्री उस तरह के भाषा का अपना रहे हैं, वो तो नाला के कीड़ा है सब, जदयू वाला और बीजेपी वाला नाला का कीड़ा है सब, बाथरूम का कीड़ा है, इसीलिए बक रहा है। नीतीश कुमार और नीतीश कुमार जी की पार्टी रहेगी तब ना। डायनासोर जैसे गायब हुआ था वैसे ही लोग गायब होने वाले हैं। इक्कीसवीं सदी की वर्तमान राजनीति में भारतीय राजनेताओं के बिगड़े बोल आवाम की आवाज को कमजोर करते हैं, क्योंकि असल मुद्दों से ध्यान हटता है। जहां सवाल मोदी, राहुल, सोनिया, कैलाश या शरद यादव का नहीं, मुद्दा है कि सब कुछ आएगा जाएगा, बचेगा तो सिर्फ लोकतंत्र और संविधान। हमें इस संविधान की इज्जत करनी होगी। तंज रखिए और तर्क के साथ नेहरू और लोहिया के दौर में लौटिए। किस तरह की सभ्य बहसें संसद से लेकर सड़कों पर हुआ करती थी, इस पर यदि शीघ्र ही विचार न किया गया तो हम अपनी नई पीढ़ी को यह विरासत सौंपते हुए बेहद शर्मिंदा रहेंगे। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा कर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। हम बात कर रहे हैं राजनीति में बिगड़े बोल। एक अब ऐसा मंच हो गया है कि जिसकी जो इच्छा हो रही है वो वैसे ही बोल रहा है। लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी है, बोलने की आजादी है, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए कि हम किस स्तर तक किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। खैर, लेकिन राजनीतिक दलों को तय करना है कि आप मर्यादाओं को किस तरह से तार तार कर सकते हैं, उन्हें बचा सकते हैं। एक क्या रेखा होनी चाहिए कि जिसको हम क्रॉस ना करें। चलिए, यही हमारा आज का मुद्दा है और हम बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धर्मवीर चंदेल साहब हैं, भाजपा नेता वीरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ में हैं, कांग्रेस नेता सुमेर सिंह जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। धर्मवीर जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं जी। हम जब पेपर पढ़ते हैं या फिर लोगों की चर्चा सुनते हैं, और मुझे लगता है हमारे राजनीतिक दलों के जो हमारे अतिथि हैं
ये भी महसूस करते होंगे। ये एक स्तर जो है भाषा का वो गर्त में जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि पिछले कुछ अरसे से जिस प्रकार की भाषा का राजनीतिक दल व राजनीतिक दलों के नेता उपयोग कर रहे हैं, वो ना सिर्फ राजनीति को शर्मसार करती है बल्कि आम जनता को भी सोचने के लिए विवश करती है कि आखिर हम कहां जा रहे हैं। पतन का एक सिलसिला होता है कि हम वहां जाकर रुक जाएंगे, लेकिन लगता है कि केवल वाणी से दूसरों के प्रति इस प्रकार के अपशब्द निकल रहे हैं जिनकी चर्चा यदि इस मंच पर की जाए तो हम खुद शर्म से हमारा सिर झुक जाएगा। क्योंकि भारतीय समाज हो या विश्व का रंगमंच हो, विश्व पटल हो, भाषा में मर्यादा होनी चाहिए। जो फ्रांस में जिन व्यक्ति के विचारों से आजादी आई, वाल्टेयर कहा करते थे कि आपको आपकी बात कहने का अधिकार है, लेकिन साथ में ध्यान रखें दूसरे के अधिकारों का आप हनन नहीं करें। लेकिन लगता है कि हमारे राजनेता, जहां स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बात कही गई है, जहां पर विचारों के अभिव्यक्ति की बात कही गई है, हम उस मूल सिद्धांत को, उस मूल बीज मंत्र को भूल गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मैं निवेदन आपसे करूं कि जब देश आजाद हुआ तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक पहले व्यक्ति थे जो कहा करते थे कि हिंदुस्तान में गैर कांग्रेसवाद का जन्म होना चाहिए। जब वो जीत कर आए तो उनकी पंडित नेहरू से सिद्धांतों की लड़ाई थी। वो कहा करते थे कि मैं 1.5 लोगों से मिलकर बना हूं, मैं 1.5 लोगों से मिलकर बना हूं, मुझ में एक सहयोग, एक पूरा पार्ट तो गांधी का है, गांधी को अपना नेता मानता हूं, और आधा मैं नेता मानता हूं पंडित नेहरू को। फिर वो आगे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जो पंडित नेहरू 1947 से पहले के नेहरू थे वो मेरे नेता थे, लेकिन 1947 के बाद के नेहरू वो मेरे नेता नहीं है। इसको स्पष्ट करते हुए डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि पंडित जी में ऐसी बुराइयां आ गई हैं, ऐसी कुरीतियां आ गई हैं, ऐसी विसंगतियां आ गई हैं जिसकी मैं आलोचना करता हूं। उस समय के लोग कहा करते थे कि लोहिया जी आपने और पंडित जी ने साथ साथ स्वतंत्रता का आंदोलन चलाया है, आप महात्मा गांधी के शिष्य रहे हैं, आप आखिर क्यों आलोचना करते हैं? तो डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि मैं मेरे मित्र नेहरू की आलोचना नहीं करता, मैं आलोचना करता हूं उनकी नीतियों की। ऐसा ही दौर हम देखते हैं। एक और प्रसंग में याद दिलाना चाहूंगा कि इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी, डॉक्टर लोहिया विपक्ष के नेता थे, यानी विपक्ष उस समय हुआ नहीं करता था, जैसा भी था सोशलिस्ट पार्टी नेता थे। तो डॉक्टर लोहिया ने कहा, एक शब्द बोला कि भाड़ में जाए, कि यदि कोई बात नहीं मानती है तो भाड़ में चले जाना चाहिए। इसका इंदिरा जी ने अपोज किया कि आपने असंसदीय शब्द का प्रयोग किया है। तो डॉक्टर लोहिया ने कहा कि यह शब्द असंसदीय नहीं है, यह संसदीय शब्द है। फिर उन्होंने कहा कि यदि गो टू हेल कहा जाए, गो टू हेल का भावार्थ होता है भाड़ में जाइए। जब आप अंग्रेजी में गो टू हेल बोलते हैं तो वो तो संसदीय है, जब आप हिंदी में भाड़ में जाए बोलते हैं असंसदीय है। जब आप उस दौर से देखकर इस दौर में आते हैं तो हमें लगता है कि हमने तो शब्दों के महत्व ही घटा दिए हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं मर्यादा बनी रहे। जो एक सिद्धांत हमारे राजनेताओं ने, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने बनाया है, उसको हम अपना कर जाने दें, क्योंकि हम आने वाली पीढ़ी को विरासत में क्या देंगे, हम सोचने वाली बात है। जी। चलिए, मैं सुमेर सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। हर राजनीतिक दल, ये लोकतंत्र की गरिमा और मर्यादा है, इसका ख्याल रखना सभी की आवश्यकता है कि उसको महसूस करना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने किस तरह से अपनी कुर्बानी देकर के हमें आजादी की सांस लेने के लिए जो एटमॉस्फेयर दिया वो उनकी बदौलत है, लेकिन हम उसे तार तार करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जी। ये हो सकता है राजनीतिक दल ये कहते हों कि नहीं बिल्कुल हम सही हैं, सामने वाला बोल रहा है उस वजह से हम भी बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक आम जनता जो है वो नेताओं के स्पीच जो इस कदर के हैं उससे तंग आ चुकी है। आपका कहना बहुत सही है, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य को अगर अपन देखें तो बहुत जरूरी भी है इस पे कार्रवाई भी की जाए। इस बार मैंने देखा है कि चुनाव आयोग काफी सख्त रहा है इस मामले में, और कईयों को इसकी सजा भी मिली है कि चाहे 1 दिन की मिली हो, चाहे 24 घंटे की मिली हो, चाहे 48 घंटे की मिली हो। अब जो ये अपशब्द है या ओछे बोल आप बोल सकते हो इनको, ये कहीं ना कहीं उकसाने का कार्य करता है। और आपने देखा होगा विगत जो 5 वर्षों में जो हमने केंद्र में देखा है, या मैं कहूं कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसी हरकत को अंजाम देते हैं जिसकी वजह से दूसरे नेता ऐसा बोलने का प्रयास करते हैं।
और अब आप बाकी विपक्ष का देखिएगा, बाकी विपक्ष जिस स्तर का, अगर जैसे आप बता रहे थे पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार महोदय के भाड़ में जाए एक वर्ड, तो अगर छोटे मोटे बोलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, उसको बहुत बड़ा लेके बोलती है। आप जैसे सोनिया जी को विधवा कहा इन लोगों ने, चाहे नेहरू जी को चोर कहा, राजीव गांधी जी को चोर कहा, हमने एक नारा जनरली पब्लिक से एक निकल के आया कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। ये लेकिन मैं एक बात जानना चाहूंगा सुमेर सिंह जी, अभी आपका सीधा आरोप यह है कि जो कुछ चल रहा है सिर्फ बीजेपी कर रही है, दूसरी पार्टियां नहीं कर रही। मैं ये कह रहा हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी उकसाने का कार्य कर रही है। आप भारतीय जनता पार्टी काम के बजाय, विकास के बजाय, मुद्दों के बजाय, आप देखा होगा पूरा चुनाव 2 चरण बाकी बचे, मुझे कहीं भी किसी भी राज्य में यह नजर नहीं आया कि किस मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए। चुनाव आज किस मुद्दे पे होना चाहिए, चाहे संस्था का चुनाव देख लीजिए, लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए चुनाव देख लीजिए, मुद्दे का चुनाव होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं भटकाने का कार्य करते हैं। जनता भटक जाए, जनता विचलित हो जाए मुद्दों से, और कहीं चाहे राजीव गांधी जी को घेरा जाए, चाहे नेहरू जी को घेरा जाए, जनता इसी में उलझी रहे, तो ये डेमोक्रेसी है क्या? आज विश्व के अंदर आपके सवाल का जवाब दिलवा रहा हूं, आपके सवाल का जवाब दिलवा रहा हूं अभी, एक मिनट। वीरेंद्र जी, यह तो स्वीकार किया जाता है, हमारे जो साथी बैठे हुए हैं यहाँ पे सुमेर सिंह जी, की भाषा का स्तर गिर रहा है, लेकिन इसकी जिम्मेदार बीजेपी को ठहरा रहे हैं अपनी नजर से कि बीजेपी ने उकसाया तो सामने वाले ने रिएक्ट किया। देखिए, आजादी से लेकर अब तक का इतिहास आप देखेंगे तो कांग्रेस ने किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया है राजनीति में, पूरा देश जानता है और देश ने देखा भी है। मैं मेरे मित्र को यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उससे पहले वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी कांग्रेस उनके लिए इसी प्रकार के गंदे शब्दों का प्रयोग करती थी, चाहे वह मौत के सौदागर हो, चाहे खून का दलाल जैसे शब्द हो। और वर्तमान में तो कांग्रेस ने पूरी मर्यादाएं तोड़ दी है। इनके प्रमुख नेता तो पाकिस्तान जाकर भी अपशब्द कहते हैं, और जिस प्रकार के अपशब्द इन चुनावों में इन्होंने प्रयोग किए, मैं समझता हूं भारतीय राजनीति में इस प्रकार के अपशब्द कभी नहीं प्रयोग किए गए। और कांग्रेस की संकीर्णता और उनकी मानसिक हालात जो है वो सामने आ रही है, चाहे वो उनके राष्ट्रीय नेतृत्व की हो, चाहे उनके वरिष्ठ नेता के हो, चाहे उनके कार्यकर्ताओं की और दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेताओं की हो। उन्होंने जिस प्रकार के शब्द प्रधानमंत्री जी के लिए प्रयोग किए, मैं समझता हूँ आज तक भारतीय राजनीति में इस प्रकार का विषय देखने को नहीं मिले हैं। तो ये इनको समझना चाहिए कि जो पार्टी कहती है कि हमने देश में अब तक राजनीति को सही स्थापित करने के लिए कार्य किया है, उन्हें समझना चाहिए। और मैं समझता हूँ गांधी जी ने इनके लिए बहुत अच्छा कहा था कि जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस का कार्य पूर्ण हो चुका है, कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ अगर उस समय ये कार्य हो जाता तो कांग्रेस आज जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रही है वो नहीं कर पाती। जी सुमेर सिंह जी, कांग्रेस को मुक्त करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने अभी 2014 के बाद एक नारा दिया था, उस समय भी नारा दिया था कि कांग्रेस मुक्त बनाओ हिंदुस्तान। और वर्तमान में आपने देखा होगा कि राजस्थान से भी आपको हाथ धोना पड़ा है। मेरे साथी मित्र को बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, यहां से हाथ धोना पड़ा है। आपकी स्थिति और ये पूरे हिंदुस्तान की जनता, ये स्वीकार कर ली है कि मुद्दों का चुनाव नहीं है। 40 सीटों से कम पर आपकी स्थिति हो गई। उसके बाद की स्थिति देखिए, उसके बाद के ऊपर 60 साल राज किया, वो विपक्ष में बैठने लायक राज नहीं किया हमने, लोकतंत्र की सुरक्षा की है। असली अगर चौकीदार है तो वो कांग्रेस के नेता है, असली अगर वफादार है, अगर असली कामदार है तो कांग्रेस के वो नेता हैं जिन्होंने सुरक्षा एजेंसियों की रक्षा की है, जिन्होंने संस्थाएं का गठन किया है, जिन लोगों ने लोकतंत्र की सुरक्षा की है। हिंदुस्तान में कांग्रेस अगर हिंदुस्तान का लोकतंत्र यूं ही विदेश के अंदर पूरा नहीं जाता। आज भी पूरे विश्व में आप जाके देखेंगे तो लोकतंत्र को प्रमुख मानते हैं, हिंदुस्तान का लोकतंत्र प्रमुख है। आपातकाल बोल रहे हैं मेरे मित्र, आप आपातकाल बोल रहे हैं, आपातकाल की आप उस समय आपने आप बताइए मुझे 2019 के अंदर एक भी मुद्दे पे आपने चुनाव लड़ा क्या? एक मुद्दा बता दीजिए कि इस मुद्दे पे आपने चुनाव लड़ा। लोकतंत्र पर कलंक आप पाकिस्तान जाके बिरयानी खा के आते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे वोट मांगते हैं, शर्म आनी चाहिए, सेना के नाम पे वोट मांगेंगे और फिर कहते हैं कि अब सब कौन कह रहा है, अब सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बोल रहे हैं, अब सब बड़ा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। और प्रधानमंत्री एक ऐसी सुशोभित पोस्ट है जिसको मुझे शर्म आती है उन व्यक्तियों के लिए। मैं नहीं बोलता, हमारे किसी नेता नहीं बोलते, हमारा कोई नेता गठबंधन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा कुछ चीज के लिए माफी मांग लेते हैं। आपका कोई भी एक व्यक्ति बता दीजिए, आपका एक भी व्यक्ति बता दिए जो ये कहे
कि इस व्यक्ति पे कार्रवाई कीजिए। किसे कहा जाता है? खून का दलाल किसे कहा जाता है, आपको पता है? आप लोग शर्म आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश का युवा बदल रहा है, देश का किसान आत्महत्या कर रहा है, माताएं बहनों की सुरक्षा नहीं है, वहां आप विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं कर रहे, आप सेना के नाम पे चुनाव कर रहे हैं, आप सब कर रहे हैं। राजीव गांधी जी को लेके आ रहे हैं, राजीव गांधी जी ने वो त्याग दिया है, वो तपस्या किया है हिंदुस्तान के लिए, इंदिरा गांधी जी ने वो तपस्या की। चलो मैं एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगा वीरेंद्र जी, सुमेर सिंह जी, मैं रोकना चाहूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे चंदेल साहब कि बहुत अच्छी बात है कि एक दूसरे को कोसा जाता है, और ये कोई नई बात नहीं है राजनीति में। पहले चुनाव से 1952 में जब पहला चुनाव हुआ था तब से चल रहा है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 57 में भी स्थितियां और बदली, लेकिन एक दौर था उस समय भी कमजोरी तंज, लेकिन ये होती थी चंद सेकंड और मिनटों की बात। मुद्दे पे लौटते थे कि आज देश के सामने समस्या क्या, हमने अगर कुछ किया तो आप उस पर करिए, हमारे आंदोलन हमने कुछ किए तो उसको बनाने की कोशिश की जाती थी। ये चलता था दौर। बहुत पुराने स्पीच आपको कहीं पे मिल भी जाएंगे, वो नहीं मिलेंगे तो आपको ये कुछ लोग जो हैं उस वक्त के जर्नलिस्ट हैं उनके कुछ आर्टिकल्स में मिलेगा कि क्या दौर था, किस तरह के चुनाव प्रचार हुआ करता था। स्वीकार तो आपके दौर में भी किया जाता है कि गलत हो रहा है, मुद्दों पे चुनाव नहीं हो रहा। मुद्दे कहे तो जाते हैं, जैसे मोदी जी अब कहते हैं कि हम हमारे डेवलपमेंट की चर्चा करते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि हम यूपीए 1 और 2 की चर्चा करते हैं, लेकिन चर्चा करनी भी चाहिए क्योंकि जनता को आपको आपकी मार्केटिंग का वक्त है, ये बताना चाहिए कि हमने ये किया, इस वजह से आप हमें वोट दीजिए। मैं तो पहला सवाल भी पूछता हूं कि भाई आपको वोट क्यों दिया जाए? आपको टाइम मिला, आपने कुछ करके दिखाया तो बताइए। क्या वास्तव में मंच से ऐसी कुछ चीजें दिखती हैं कि जिसे कहा जा सके कि बिल्कुल इनका अधिकार है, इन्होंने कुछ किया तो इसके आधार पर वोट मांगेंगे? देखिए, मैं इसमें 2 बात कहूंगा। लोकतंत्र में तर्क वितर्क करने का अधिकार है। यदि डायलॉग नहीं होगा तो लोकतंत्र नहीं बन पाएगा, लेकिन कुतर्क नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में तर्क वितर्क तो गायब है और सिर्फ कुतर्क हो रहा है, और कुतर्क की भी सीमा निरंतर रसातल में जा रही है। इस पर चिंता की जानी चाहिए। दूसरी बात और मैं कहूंगा कि जो चुनाव मुद्दा आधारित होना चाहिए कि हमने ये किया, और विपक्ष का धर्म होना चाहिए कि आपने ये वादा किया था, ये आप नहीं कर पाए। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों ही प्रमुख दल, या कहूंगा कि आज हिंदुस्तान में जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये सिर्फ खो खो खेलने का काम कर रही हैं। किसने क्या किया ये तो उनको बताने का काम नहीं है। काम यह है कि आपको मैंने ये कह दिया और उन्होंने ये कह दिया। इससे क्या है कि कहीं ना कहीं जो मूल्य आधारित राजनीति है, कहीं ना कहीं जो सिद्धांत वाली राजनीति है, या जो मुद्दा आधारित जो चुनाव होना चाहिए, उससे तो परिप्रेक्ष्य गायब हो जाता है और डिबेट शुरू हो जाती है कि आपने ऐसा क्यों कहा, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और आपने कहा तब ऐसा क्यों नहीं कहा आपने। तो मुझे लगता है कि जब बताने के लिए और कुछ छिपाने के लिए जब कुछ नहीं होता है तो हम इसी प्रकार की अनर्गल बयानबाजी करते हैं, और ये बहुत ही एक शर्मनाक स्थिति में हम पहुंच गए हैं। मैं एक बात और जानना चाहूंगा यहाँ पे कि इसका श्रेय किसे दिया जाए? कोई पार्टी है या आपके अपनी जो नजर है उससे लिहाज से हम कहें कि इसमें सभी दोषी हैं और कोई किसी से कम नहीं? मैं तो ये कहूंगा कि इस हमाम में सभी नंगे हैं, क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो पूरी तरह नग्न हो गई हैं, अपने विचारों के माध्यम से दूसरों को नीचा दिखाकर स्वयं की शर्ट का कॉलर अधिक सफेद है ये बताने में लगी हुई है, और इससे लगता है कि जनता भी कहीं ना कहीं गुमराह हो रही है। नेताओं पर एक विश्वास हुआ करता था भारतीय जनता को, भारतीय समाज को, वो विश्वास कहीं ना कहीं खंडित हुआ है, और इस विश्वास को खंडित कराने में इन नेताओं की अधिक भूमिका रही है। क्योंकि मैं याद करता हूं जब करीब 20वीं सदी का दौर शुरू हुआ था, उस दौर में बयानबाजी होती थी, लेकिन स्तर कहीं ना कहीं मजबूत हुआ करता था। संसद में भी तर्क वितर्क के काम होते थे, लेकिन हंसते हुए बाद में बताते थे भाई आपकी ये गलती रही, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, या आपके तथ्य गलत थे। लेकिन जो आज स्तर आया है वो हमें शर्मसार कर देता है, और इसके लिए कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं इनमें भी प्रशिक्षण की कमी है। इनको यह समझाना पड़ेगा कार्यकर्ताओं को कि हमें किन शब्दों का प्रयोग करना है, क्योंकि यदि विधानसभा में आपने गलत बात कही या संसद में आपने गलत बात कही, लोकसभा में आपने गलत बात कही, तो वहां स्पीकर होते हैं, स्पीकर बता देते हैं कि आप गलत बोल रहे हैं, आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया है वो शब्द असंसदीय है। लेकिन राजनीति में ऐसा कोई लोकपाल नहीं है, ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज इन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण की आवश्यकता है कि ये बताया जाए, समझाया जाए कि आपको क्या बात कहनी है, एक मेरा सवाल है कहनी चाहिए। प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं के लिए तो होता है,
लेकिन अभी जो बोल, बिगड़े बोल मैं कहूंगा उन्हें, ये तो शीर्ष लीडरशिप के माध्यम से आ रहा है। सभी राजनीतिक दलों में कोई किसी के थप्पड़ मार रहा है, कोई किसी को चोर कह रहा है, कोई किसी को और कुछ कह रहा है, कोई गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। तो कार्यकर्ता तो किसी का कार्यकर्ता रियली बेचारा होता है। कार्यकर्ता किसी भी दल का, वो देखिए एक कहें सिपाही जैसी भूमिका उसकी होती है। वो पार्टी का अपना एक सिपाही होता है और रियल में मेहनत उसी की होती है। नेता आकर के सत्ता के सिंहासन पर बैठते हैं, क्योंकि मैं इस वजह से कह रहा हूं कि अब कोई सेवा हुआ कुछ नहीं रहा, सब आते हैं अपना सत्ता को भोग करते और उसके बाद में रवाना होते हैं। लेकिन कार्यकर्ता कैसे कह सकता है किसी को, ये तो ऊपर से आती है बात, बिल्कुल संस्कारों की राजनीति में, कि बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अब तो संभव ही नहीं है। नहीं, कहीं ना कहीं एक सीमा रेखा बनानी चाहिए और जो वरिष्ठ लोग हैं उनको ध्यान रखना चाहिए किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करें हम, क्योंकि राजनीतिक शब्दावली कहीं ना कहीं श्रेष्ठ होनी चाहिए और इसको हमने कमजोर करने में हमारे दिग्गज नेताओं का भी बड़ा योगदान रहा है। जबकि उनसे तो ये अपेक्षा की जाती है कि जो उनकी राजनीतिक शब्दावली होगी उससे हम प्रेरणा प्राप्त करेंगे। तो लगता है कि कहीं ना कहीं गिरावट का जो एक सिलसिला है वो निश्चित रूप से पतन की ओर अग्रसर है और इसके लिए तमाम वो राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं जो इस ओर प्रशिक्षण नहीं करते हैं। आप सही कह रहे हैं कि जब वरिष्ठ लोग इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो कनिष्ठ लोग क्या करेंगे? बेचारा कार्यकर्ता तो बोलेगा ही। लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं मैं फिर बात करूंगा कि प्रशिक्षण की आवश्यकता है और साथ में चुनाव आयोग को भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई गलत बोल रहे हैं, आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तथ्यों के विपरीत बोल रहे हैं, तो उनको चुनाव प्रचार से दूर कर दिया जाए। और यदि फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ऐसे लोगों को चुनाव प्रचार से ही दूर कर दिया जाए, उनके निर्वाचन पर रोक लगा दी जाए। क्योंकि ये कहा गया है, तुलसीदास जी कहते हैं कि भय बिना प्रीत नहीं होती है। जब तक भय नहीं होगा राजनेताओं में तब तक वो ऐसी बातों का इस्तेमाल करते रहेंगे। मैं चलिए सुमेर सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं चंदेल साहब, लेकिन जब ऊपर से संस्कार, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ ऊपर से आते हैं, पेरेंट्स से बच्चे सीखते हैं, क्योंकि घर ही पहली उसकी पाठशाला होती है। जी। वो कैसा रिएक्ट करते हैं, घर में कैसा माहौल है, बच्चे पे उसका निश्चित रूप से एक असर आता है। बिल्कुल आप सही। लेकिन मैं अभी यहाँ एक बात ये कहना चाहूंगा कि आप लोग ये हिम्मत जुटा पाएंगे कि जब ऊपर से ऐसा सारा कुछ चल रहा हो, क्योंकि आप लोग वर्कर हैं, अपने नेता के लिए मंच तैयार करते हैं, भीड़ में बैठते हैं, जुटाते हैं, वो जो कहते हैं उसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं जी। तो ये कैसे संभव है कि जब तक ऊपर से बेल नहीं सुधरेगी तो नीचे कैसे होगा? उल्टा चलता है यहाँ पे, जड़ से चीजें चलती हैं कुछ जगह पे, लेकिन यहाँ ऊपर से नीचे आ रहा है। आपने कई जगह देखा होगा और इस चुनाव में भी, उससे पहले भी कई राज्यों में जो चुनाव हुए हैं वहां पे अगर किसी राज्य के किसी नेता ने अगर गलत बोल दिया है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस मामले में उसकी तुरंत रिपोर्ट मंगाते हैं। एक संस्कार की तो बात आपने जो कही, मैं उसका जवाब देना चाह रहा हूं। रही बात आप ओछे जो बोल कैसे एक्साइटेड होता है व्यक्ति, या मैं यूं कहूं कि जैसे आज मान लो संस्कारवान तो कांग्रेस आज से नहीं, बहुत पीढ़ियां कांग्रेस की संस्कारवान रही है और आज भी हमारे को संस्कारिता सिखाई जाती है हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता को। कुल मिलाकर तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जिस रूट पे चल रही है, जिन अल्फाज का प्रयोग कर रही है, वो सही दिशा में जा रहे हैं। संस्कार कांग्रेस में खूब है, पर आप देखिए चुनाव पिछले 5 साल में चुनाव एक अलग पटरी पे चला गया। आप 2014 में 15 लाख का आपने वादा किया या नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने? सर मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप झूठ बोलते हो और सामने वाले को ये कहते हो कि नहीं है मैंने सही किया है, तो कांग्रेस उसको एक्सेप्ट नहीं करती। अब उस आवेश से अगर किसी नेता ने अगर ऐसा कुछ बोल दिया है तो भी मैं उसको गलत मानता हूं, पर यह कारण की जो जड़ है, मूल जड़ यही है कि राजनीति में सत्यता नहीं रही है और ये झूठ बोलने का जो काम जो शुरुआत की है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप समझिए इस चीज को। तो चले, आप तो सही रही है, अगर पड़ोस के यहाँ पे नॉनवेज बन रहा है और आप अपने बुजुर्गों के साथ पहले दिन से ही आप वेजिटेरियन है, अब वो मकान ही अलग है, वो खा रहे हैं, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप अपना धर्म क्यों बिगाड़ रहे हैं? अगला पड़ोसी ये कह रहा है कि वहां पे भी नॉनवेज बन रहे हैं, हम इस चीज को नकार रहे हैं। आप देखिए 2014 की रिकॉर्ड उठा के देखिए ना कि उन नाम पे चुनाव हो रहा है क्या, ये लोग काले धन का कितना बवंडर कर रहे थे। बहुत बढ़िया बात है। मैं तो एक बात कहूंगा, करप्शन, काला धन, सिक्योरिटी, केवल इश्यूज है, ये तो इश्यूज है। अगर इस पे कोई चर्चा करता है, जनता के बीच अपनी बात कहता है, तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है। हम तो वहां लेकर के जाना चाह रहे हैं आपसे कि केवल बस मां बहन की गालियां बाकी रह गई हैं, उसका भी हो सकता है नीचे की सभाओं में कहीं जिक्र होता हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी कोई ऐसी कमी नहीं है,
कोई किसी के अंडरगारमेंट बता रहा है, कोई किसी के लिए कुछ कह रहा है, कोई किसी के कुछ कह रहा है। मुझे नहीं लगता है किसी को एप्रिशिएट करता होगा। सभ्य समाज के लायक तो ये चुनाव का जो परिदृश्य दिखाई दे रहा है होना नहीं चाहिए। एक दौर था, आप लोग सुनते होंगे अगर देखे नहीं होंगे तो, जब एक पार्टी के नेता जब बोलते थे, बेशक उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनते थे लोग, कार्यकर्ता, पार्टियों के कार्यकर्ता, लेकिन पीछे जाकर के सुनते जरूर थे। वो चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, या चौधरी चरण सिंह हो, या मोरारजी देसाई हो, जिनके पीछे से सुनते थे जाकर के कि नेताजी क्या बोल रहे हैं। पान खाने के बहाने, कोई सिगरेट पीने के बहाने दूर से थड़ी पे बैठ करके और सुना करते थे कि क्या कह रहे हैं। वो दौर तो खत्म है अब बिल्कुल। ये सिर्फ इसी वजह से सुनने जाते थे कि वास्तव में मुद्दों का चुनाव होता था। मैं वीरेंद्र जी का जवाब लूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम नेताओं के बिगड़े बोल। 2 चरण का मतदान बाकी है, लेकिन जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, किसका मतदान संपन्न होने का, कंप्लीट करने का, वैसे ही नेताओं के बोल बिगड़ रहे हैं। सीटें बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आप स्तर देखिए। मैं चले वापस जाऊंगा एक बार वीरेंद्र शर्मा जी के पास में। वीरेंद्र जी, आपने सुना सुमेर सिंह जी को, ये अभी भी इस बात को लेकर के कायम है कि बात सही है कि स्तर पे दिक्कत आ रही है, लेकिन उकसाने का काम किया जा रहा है कि अगर सामने वाला झूठ बोल करके, झूठ का सहारा लेकर के, और अगर कांग्रेस पे कोई आरोप लगाएगा, प्रतिपक्ष पे आरोप लगाएगा, तो उसका जवाब दिया जाएगा। जी देखिए, पहले मैं 4-5 विषय पे नजर डालना चाहूंगा और सुमेर सिंह जी से भी चाहूंगा कि उनका भी जवाब दें। जी, पहला विषय, सुप्रीम कोर्ट में बार बार इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को माफी क्यों मांगनी पड़ रही है। दूसरा विषय, इससे गंभीर विषय मैं नहीं समझता कि भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज के लिए कोई होगा। इनके नेता माननीय प्रधानमंत्री जी की मां का भी अपमान करते हैं, उनसे पूछते हैं कि मोदी जी के पिता कौन है। ये किस प्रकार के शब्द है, आपकी किस प्रकार की राजनीति है। आप एक माँ के लिए इस प्रकार के। सुमेर सिंह जी, अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पिता कौन है आपकी माँ से, तो आपको कैसा लगेगा।
दूसरा विषय पूरा पूरा विषय सुनिए। मेरा सुमेर सिंह जी आप बोले तब मैं बीच में बोला पूरे विषय। मैं आपको बताना चाहता हूँ शुरुआत किसने की? सोनिया गांधी जी को विधवा किसने बोला? आपने की ना। एक मिनट में आप किसी की मां का अपमान कर देंगे। बात यह है कि आप होर्डिंग देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी अपमान करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के होर्डिंग देखिए, ये कहना चाहते हैं आपने जब माँ का भी अपमान, आपने जब चुनाव लड़ा है एक तरफ आप होर्डिंग लगाते हैं प्रकार के आपसे पूछना चाहता हूँ, एक सेकंड सुन, आपसे एक चीज सुन लीजिए। अगर आपको अगर कोई भी बात कहनी है आप कह लीजिए। आपने देखिए आरोप भी लगाए, सारी बातें की, उन्होंने मेरे शालीनता के साथ में सुनी। आपको अवसर दूंगा मैं, जवाब मारा, मैंने जवाब दिया। मैं मेरा भारतीय जनता पार्टी का होर्डिंग मैंने देखा, बिल्कुल आप कहिएगा पार्टी को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जवाब देंगे, आपको जवाब देंगे। सड़कों के पीछे एक भी व्यक्ति को डाला होगा भारतीय जनता पार्टी जयकार करेंगे। आप बताइए, एक भी व्यक्ति कोई पाकिस्तान की जयकार करने वाला हो और उसको भारतीय जनता पार्टी ने जेल में डाला हो, एक व्यक्ति का नाम बताइए। आपके पास उस चीज का जवाब नहीं है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, पाकिस्तान से गद्दारी करता है, भी गद्दार है। सुमेर सिंह जेल में डाला है क्या? जेल में डाला है क्या? गद्दार के नेता नहीं होते। मणिशंकर अय्यर आपकी पार्टी के नेता है। हमने कोई ऐसे व्यक्ति को सलाह नहीं दी है, हमने कोई ऐसे व्यक्ति को पनाह नहीं दी है। हिंदुस्तान को खतरे में डाले, रणदीप सुरजेवाला की संस्कृति को खतरे में डाले, रणदीप आपने गुमराह करके देश के युवाओं को भटका दिया, बेरोजगार को रोड पे लेके आ गए। एक बात कहना चाह रहा हूँ, आप उन्होंने कहा कि मेरा सवाल है, एक सवाल किया, आप जवाब दीजिए। आपके पास में इनकी बात जवाब दे रहा हूँ, उन्हीं की बात का जवाब देना। ये पाकिस्तान डिप्लोमा पीट रहे हैं, पूरे एक व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में बता दीजिए सजा दी हो, मैं ये कह रहा हूँ, हम तैयार हैं आपके पास में मैं लौटूंगा। एक बार उनकी बात पूरी कर लेने दीजिए आप, नहीं तो फिर आप नहीं बोल पाएंगे, फिर वो बोलेंगे। एक बार उनकी बात पूरी कर लेंगे, मैं आप के पास में लौटूंगा। जी वीरेंद्र जी रेगुलर रखिए। इसी प्रकार की विचलित अवस्था कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर स्थानीय नेता तक की है। जिस प्रकार के शब्द इन्होंने प्रधानमंत्री जी और अन्य दूसरे नेतृत्व के लिए प्रयोग में किए, मैं समझता हूं भारतीय राजनीति में ऐसे शब्द कभी भी सुनने को नहीं मिले। डिक्शनरी में जितने गंदे से गंदे शब्द हो सकते थे वो कांग्रेस के नेताओं ने प्रयोग किए। यहां तक कि कांग्रेस की स्थिति देखिए, प्रधानमंत्री जी के टुकड़े टुकड़े करने वाले व्यक्ति को टिकट दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी की मां के लिए गंदे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्रधानमंत्री जी के लिए किस प्रकार के शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं? औरंगजेब, नीच, जल्लाद, खून का दलाल, मौत का सौदागर, गंदी नाली का कीड़ा, पागल कुत्ता, इस प्रकार के शब्द आप राजनीति में यूज करना चाह रहे हैं? आप क्या दिशा देने चाह रहे हैं देश के युवाओं को या देश को? किस प्रकार की राजनीति करना चाह रहे हैं आप? मैं समझता हूं अगर कांग्रेस एक सकारात्मक राजनीति करती और रचनात्मक कार्य राजनीति करती तो देश आज जिस प्रकार से आगे बढ़ा है उससे भी आगे बढ़ता। देश आज विश्व की 6ठी अर्थव्यवस्था बना है। देश आज जिस प्रकार से देश की पूरे विश्व में जय जयकार हो रही है, अगर कांग्रेस भी विपक्ष की सही भूमिका निभाती, इस प्रकार के गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं कर, एक आपको याद होगा, मैं सुमेर सिंह जी बताना चाहूंगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी की विपक्ष की राजनीति भी आपने देखी है। हमारे नेता वाजपेयी जी ने इंदिरा जी को दुर्गा शब्द का प्रयोग किया था और आपके नेता हमारे प्रधानमंत्री जी की मां से पूछते हैं कि उनके पिता कौन है। किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं ये आपकी राजनीति का घिनौनी कार्य पूरा देश की जनता देख रही है और उसी के परिणाम। एक छोटा सा मेरा सवाल होगा वीरेंद्र जी, एक छोटा सा सवाल है यहाँ पे मेरा आपसे। बीजेपी के लिए ये कहा जाता था कि कुलीनों का कुनबा है ये, और पंचनिष्ठाएं और जो बहुत सारी चीजें होती थी, लेकिन जो इस तरह सभी, मैंने जैसे सुमेर सिंह जी से भी कहा कि आप केवल बीजेपी की बात कर रहे हैं कि उनके यहाँ ऐसा हो रहा है, तो आप क्यों उसी जो चीज आपको लग रही है कि जो गंदा कुंडे है या कुछ भी, आप क्यों कूद रहे हैं उसमें? तो आप अगर कांग्रेस कुछ कर रही है तो आप अपनी, आज आपकी पार्टी के जो नेता बोल रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं, आप उसे उचित मानते हैं? जी देखिए, आपके मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर हमारी पार्टी के भी कोई नेता इस प्रकार के शब्द प्रयोग करते हैं तो मैं उसे उचित नहीं मानता। जी सुमेर सिंह जी, कुछ सवाल खड़े किए इन्होंने कि कांग्रेस को इन सब चीजों का, एक बात हो सकती है तंज कसे जा सकते हैं, व्यंग किए जा सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर किसी पे कोई हमला बोले तो मुझे लगता है कि वो
प्रतिस्पर्धा नहीं कह सकते, वो प्रतिशोध है। देखिए, अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा जी को दुर्गा बोला है, तो इंदिरा जी ने भी भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अटल बिहारी जी को भेजा है। ये पहले की जो राजनीति थी, मैं मानता हूं उसमें एक स्तर था, उसमें व्यवहार था। आज भी अटल बिहारी जी ने ये स्टेटमेंट था कि राजीव गांधी जी अगर नहीं होते तो मैं जिंदा नहीं होता। उनका ऑपरेशन का मामला हो, चाहे पहले की राजनीति एक बहुत ही एक सोबर, उसमें मतभेद थे, मनभेद नहीं थे। और वर्तमान में मैं फिर आपको दोहराना चाहता हूं, आप देखिए राजनीति का स्तर कहां चला गया। आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि जीतेगा देश, हारेगा आतंकवाद, इससे युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आज मुद्दा पूछ रहा है युवाओं को आप भटका रहे हो। आप पहले मुझे यह बता दीजिए कि 2014 में आपने जितने वादे किए, उन वादों पे आप खरे उतरे, और उतरने के बाद क्या चुनाव 2019 का उस पे ले रहे हो। अब आपको कोई आक्रोशित होके कुछ बोल रहे हैं, उसको आप बढ़ावा दे रहे हैं। शुरू भारतीय जनता पार्टी ने की थी शुरुआत, मैं फिर कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी ने की थी। आप ये कह रहे हैं हम लठ चलाना नहीं जानते। अगर आप ईंट का जवाब पत्थर से कांग्रेस को देना अच्छी तरह से आता है, पर कांग्रेस फिर भी मर्यादा में जी रही है। आज कांग्रेस फिर बार बार कौन सी बात आ गई सामने जिससे कांग्रेस को विचलित होकर के या उद्वेलित होकर के उसका काउंटर करना पड़ रहा है? ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी ने ऐसा क्या कहा? भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, इन्होंने देश को लूटा। मैं इस मंच के माध्यम से पूछा हूं, एक व्यक्ति जो 5 साल में आपने सलाखों के पीछे डाला हो, उसको फांसी पे चढ़ाया हो, अगर दोषी था हमारा कार्यकर्ता, हमारा नेता अगर दोषी था, वाड्रा जी अगर दोषी है, राहुल गांधी जी अगर दोषी हैं, आप सलाखों के पीछे डालते हैं उनको, फिर देखते आप देश का मिजाज। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, आप 2014 के अंदर जिस बात पे आए थे, आप कह के आए थे काला धन, आप कह के आए थे काला धन, तो आज युवाओं को वापस बताइए कि साहब काला धन नहीं था, या था तो अब अगली बार लेके आएंगे। ये क्यों नहीं बोल रहे? ये डिबेट का सवाल है। आज मुझे आप कह रहे हो कि आपके प्रधानमंत्री जी को पूछा, प्रधानमंत्री जी के पिताजी का डीएनए पूछा। आपने तो कितने को पिताजी को डीएनए पूछ लिया। आपने तो जिसने महात्मा गांधी जी को गोली से उड़ाया, उसकी पूजा करवा रहे हो बैकग्राउंड से। आप लोगों को शर्म नहीं आ रही? आप देखिए, हम विपक्ष में हैं, हमने स्तर नहीं खोया है, पर प्रधानमंत्री जी अभी जो कुछ चल रहा है, ये गरिमा उसका। सर एक बात मैं जानना चाहता हूं कि अभी जो कुछ चल रहा है आप उसे जायज ठहरा रहे हैं? अभी भी मैं फिर कह रहा हूं, भाषा का जो प्रयोग जिस तरह का हो रहा है उसे आप जायज मान रहे हैं? चुनाव आयोग ने सजा दी है, और मैं कहता हूं चुनाव आयोग और सख्त हो। ऐसी भाषा का जो गिरा हुआ स्तर है उसको नहीं होना चाहिए। आने वाली पीढ़ी को क्या शिक्षा मिलेगी, जैसे आप बता रहे थे, और ये तय बात है। एक सवाल खड़ा किया जो सवाल इर्द गिर्द घूम रहा है, आप किसी व्यक्ति को झूठ के माध्यम से, कोई स्वाभिमानी व्यक्ति है, ये पेन है, आप उसको कहोगे नहीं पेंसिल थी उस जमाने में, मैंने पेन कर दिया। कैसे कर दिया पेन? सवाल इस चीज का है। सवाल यह है कि आज ये भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता थे, ये बड़े बड़े वादे करके ये आए कि ये लोग झूठे हैं। अगर झूठे हैं तो उनको बताइए, उनको आईना दीजिए, उनको सड़कों के पीछे डालिए। दूसरे तो आतंकी, और आप पे नदी का जल छिड़कते ही आप गंगा जल से पवित्र हो गए, ये कहां का न्याय है? मैं ये पूछना चाह रहा हूं। मैं पूछना चाह रहा हूं कि इतने एक सवाल क्या उन्होंने में ये कहते हैं कि मैंने एक सवाल किया कि राहुल गांधी को बार बार इस बात का पछतावा होकर के माफी मांगनी पड़ती है सुप्रीम कोर्ट में, तो ऐसा कृत्य किया क्यों जा रहा है? आपके सामने एक सवाल खड़ा किया है। राहुल गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा है कि मेरी कोई मानसिकता यह नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री जी को चोर बोलूं, पर प्रधानमंत्री जी इस चीज का भी जवाब दे कि रफाल की फाइल उनके दफ्तर से अगर चोरी हो जाती है, ये देश को किस ओर लेके जा रहे हो आप? सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि साहब वो तो फाइल चोरी हो गई, तो प्रधानमंत्री जी प्रतिक्रिया दें। उस अधिकारी जो रात को आप सस्पेंड कर सकते हो किसी अधिकारी को 12 बजे, नोटबंदी 8 बजे लगा सकते हो, तो क्या 12 बजे वो अधिकारी नहीं हट सकता जिसने इस रफाल की फाइल चोरी करवाई है? आपका सिस्टम है, आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी एजेंसियां हैं, आपकी चिट्ठी उंगली पे एजेंसियां नाचती है, फिर आप रफाल की फाइल कैसे चोरी हो गई? जवाब प्रधानमंत्री जी को देना पड़ेगा, जवाब प्रधानमंत्री जी को देना पड़ेगा। इस वजह से राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि मैं चौकीदार के बारे में कहता हूं तो जनता यह लगाती है कि चोर है, इसमें दो राय नहीं। और मैं भी कहता हूं इस मंच के माध्यम से, अगर मेरा नेता चौकीदार बोलता है तो चोर है, मैं बोलूंगा कि चौकीदार ही चोर है, वरना वो बताएं कि वो पैसे कहां हैं, काला धन था तो बाबा रामदेव जी को दे दिया क्या, या फिर वो बताएं कि रफाल की फाइल कैसे चोरी हो गई। ये आप इस चीज को समझिए। आपके यहां से अगर कागज चोरी हो जाए,
ये कैमरा चोरी हो जाए। आप अपने प्रशासन से, आप अपने एम्प्लॉय से पूछोगे ना, प्रधान कौन है? प्रधान नरेंद्र मोदी जी हैं। सवाल तो नरेंद्र मोदी जी से कहेंगे, सवाल करते ही आप कहते हो पाकिस्तान चले जाओ। ये कहां का न्याय हो गया? अब एक बार जवाब सुन लीजिए जी। अब जवाब बहुत धैर्य के साथ सुना है, आपके सारे आरोप जवाब, अब आप भी जरा सुन लीजिए। जवाबों में भी झूठ नहीं होना चाहिए। नहीं, जवाब में झूठ से नफरत कर। अब बोलेगा ना, फिर आपको मैं मौका दूंगा। जी देखिए, अगर झूठ से नफरत होती तो कांग्रेस के मित्र लोकतंत्र के ऊपर जो इन्होंने कलंक लगाया था आपातकाल, उसका भी जवाब देते। सिखों का जो नरसंहार हुआ था उसका भी जवाब देते। कश्मीरी पंडितों का जिस प्रकार उत्पीड़न किया गया उसका भी जवाब देते। लेकिन आपकी झूठ और आपने जो काले कारनामे किए, चाहे आपके भ्रष्टाचार और घोटाले हो, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आपके प्रधानमंत्री जी के शब्द थे कि हालात ऐसी हो चुकी है कि मुझे अपनों के बीच में ही जाने में शर्म आती है। ये आपके प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी के ही वक्तव्य है। और आप देखिए, आपने तो अपनी ही पार्टी के नेता प्रणब मुखर्जी के लिए किस प्रकार के शब्द प्रयोग किए थे, आप ही के पार्टी के नेताओं ने नरसिंह राव जी के लिए किस प्रकार के शब्द प्रयोग किए थे, और वर्तमान में आपके राजनीति का स्तर कैसा है पूरा देश देख रहा है। आपके वरिष्ठ नेता प्रियंका जी किस प्रकार प्रधानमंत्री जी के लिए क्या बोल दिया प्रियंका जी ने कर रहे हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी कह रहे हैं खून का दलाल, ये शब्द आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं। तो पूरा देश समझ सकता है कि आपके कार्यकर्ता तो क्या क्या कहते हैं, आपके नेता क्या क्या कहते हैं। और ये तो कोई नहीं, एक संवैधानिक सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए आपके मुख्यमंत्री के किस प्रकार के शब्द होते हैं, वो उनके लिए किस प्रकार के शब्द प्रयोग करते हैं कि वो किस प्रकार से राष्ट्रपति बनाएंगे। पूरी बात सुनिए, इस प्रकार के जो शब्द हैं, या आपकी जो राजनीति, और आप जो कह रहे थे कि वो जेल में होते, आपका पूरा की पूरा परिवार बेल पे है। इसी कारण आपको 5 साल का और मौका दे दिया जाए, इसलिए बेल पे। पूरी बात सुनिए, पूरा की पूरा प्रथम परिवार बेल पे है, इसलिए आपके नेता भी मना किसने किया? बेल पे किसने? आपने रिश्वत खाई है बेल के लिए कि हमारा आप रहने वाले हैं। अगर जेल में चले गया, जो अभी वर्तमान में बेल में है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस किए क्या? इस प्रकार के आप लोग कहेंगे क्या कि बेल पे है या अंदर करेंगे? इसीलिए आप किस हिसाब से बोल रहे हैं हम लोग अंदर करेंगे प्रयोग कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने कौन सी गलत बात कर दी? हम समर्थन करते हैं। आपके प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री को ये कहा था, हमारे मुख्यमंत्री जी को, कि किसानों की लिस्ट नहीं भेजी, कम से कम बताते तो सही, 1 लीटर बताते तो हमने। आप राष्ट्रपति जी के लिए इस प्रकार के शब्द प्रयोग करेंगे कि उन्हें जाति देखकर राष्ट्रपति बनाया गया? ये मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की, ये रही है मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की, ये रही है भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता। भारतीय जनता पार्टी विभाजन करने की नीति अपना रही है। आप जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है वो भारतीय जनता पार्टी ने बना रखी है, पीडीपी से समझौता। अगर पीडीपी उसको कह दे, पीडीपी आतंकवाद को कह दे कि ये देश में नहीं था, वो समझना कह दे, तो कन्हैया करेंगे आप इसके लिए? बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ, अगर मुद्दों से भटकेंगे प्रधानमंत्री जी, अगर भारतीय जनता पार्टी के आदमी सवाल का जवाब मांगेंगे और जवाब नहीं दोगे आप, तो बिल्कुल आप गंदी नहीं है ना आपके पास। यही बात बताना चाह रहा था आपको। अगर आप सवाल का जवाब आपके पास कभी नहीं, सवाल का जवाब नहीं दोगे आप। मैंने इससे पहले मुझे गंदी नहीं, ये बहस तभी होगी मेरे लिए सवाल का जवाब आप मुझे ये बताइए, मैंने ये चीज नहीं है आपसे, आप सवाल का जवाब दीजिए। आप मुद्दे से आप मुद्दे से हटाओ नहीं करते, आप मुद्दे से नहीं हटाओ। 2019 का चुनाव मैं तय करने वाला हूँ और एक तरफ हम लोकराज की तरफ ले जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोग ये चाहते हैं पाकिस्तान। एक बार जहां से दो भी सवाल पाकिस्तान चले जाओ। आप प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान बिगाने प्रधानमंत्री जी का क्या है, कांग्रेस का कोई नेता निकल गया। मैं फिर कहता हूँ, विकास के नाम पर चुनाव लड़ी है, माफी नहीं मांगेंगे आज। विकास के नाम पर चुनाव लड़ी है, आपसे हम सवाल करेंगे, सवाल का जवाब दो। आगे हम बहस के नहीं आएगा, आप ये तय मान लीजिए। हम तो फिर कह रहे हैं यही चीज, हम तो फिर कह रहे हैं ये चीज कि अगर विकास का जवाब नहीं दोगे, विकास के नाम पर मुद्दा नहीं बनाओगे, आप जवाब कर रहे हैं, आप जवाब पे चर्चा कर रहे हैं, आप सवाल कर रहे हैं, सवाल में सवाल भारतीय जनता पार्टी मैं ये कह रहा हूँ कि
का जवाब दिया? भारतीय जनता पार्टी मैं इनको उसी तरह से करेंगे। अगर कोई भी आपको अनुचित बोलता है तो वो दोषी है, आप दोषी है, फिर झूठ बोल रहा है। अभी मांगिए, अभी इन्होंने गुमराह मैं ये कह रहा हूँ, अगर मेरे सवाल का जवाब नहीं देने के लिए गलत है, आप सवाल का जवाब इन्होंने मेरे लिए गलत, आप मुद्दे पे आइए ना, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, मैं नहीं भटका, मैं सवाल खड़े करता हूँ, सवाल जनता को बताइए ना, सवाल जवाब बताइए ना। आप किसानों की एक लिस्ट बताइए जो हमारे मुख्यमंत्री जी से पूछा है। आपने कैसे कह दिया हमारे मुख्यमंत्री जी ने गलत कहा? नेताओं का व्यक्ति, आप मुझे एक बात सुन लीजिए, आप एक बात जानना चाह रहा हूँ, राजनीति भाषा के बारे में क्षेत्र की एक बात जानना चाह रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी उचित लग रहा है, आपने जो बोला, जिन शब्दों को हम देखे बात कर रहे हैं, आपने सवाल से आप सवाल कर रहे हैं, आपको उचित मार रहे हैं, आपको उचित लग रहा था। मैं ये कह रहा हूँ, आपको उचित लग रहा है, कैसे मैं जानना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ सवाल सवाल पूछना अपराध है। नहीं, सवाल के बाद समझो, सवाल का जवाब दे रहे हैं। नहीं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, नहीं, सवाल उद्देश्य का जवाब दे रहे हैं, वो भी सवाल कैसे बटका रहे हैं, एक बात जानने का सवाल है। आप मुझे कैसे हमारे मुख्यमंत्री जी पे आरोप लगा दिया? मैं ये जानत, कांग्रेस का स्तर ये है कि प्रधानमंत्री क्या ईवीएम पहले दिख रही थी प्रधानमंत्री जी को, जो वहां बता रहे हैं नहीं बचा पाएंगे। मैं तो एक बात आप ईवीएम को कुछ नहीं कर सकते, भारतीय जनता पार्टी सवाल करेंगे। अगर सवाल का जवाब नहीं देंगे, अगर सवाल का जवाब नहीं देंगे तो फिर सवाल करेंगे। चाहे आप कुछ भी बताइए, लोकतंत्र में सवाल का डायलॉग होना चाहिए। वो जवाब दे रहे हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री बात बताइए, इन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में समय का मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, से हमारे रहते हैं बात सुनिए, अगर झूठ नहीं सुने, हमारे चैनल का स्तर ये नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपको क्षमा मांगनी चाहिए। आपने व्यक्तिगत रूप से जो कहा कि गंदी नाली का कीड़ा आप उचित मानते हैं, आपको उसी तरह से जवाब दें, आपको पसंद है। देखिए नहीं बोलना उनको भी आता होगा, आपको उसी अंदाज में जवाब सुनना चाह रहे हैं। मेरा एक सवाल है, आपको अगर अनुचित लगता है, सुनो एक बात सुनिएगा, हाँ, आपको अगर ये चीज अनुचित लग रही है, इनको अनुचित लग रही है, मुझे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि अशोक गहलोत जी ने मेरे प्रति टिप्पणी की, ये सुनिए, अरे जवाब तो देने के लिए तैयार है। मैं तो बात बता रहा हूं कि व्यक्तिगत रूप से आपने जो कहा कि गंदी नाली का कीड़ा हमें से उचित नहीं माने, आपको उससे चाहिए। मेरे आपने बड़ी बना आपको माफी मांगनी चाहिए। आप मनभेद नहीं कर सकते, फिर आप सवाल का जवाब लेते हैं। आप सवाल करोगे तो आप सवाल करने के तैयार की राजनीति करेंगे, हम नहीं करेंगे। एक बार मुझे बोलने देंगे? बताइए जी, मैं आपसे 2 मिनट के लिए शांत। आपने मेरे से पूछा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस प्रकार के शब्द प्रयोग करते हैं तो आपको उचित लगता? मैंने आपके सामने कहा, इसी चैनल पे कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता इस प्रकार के शब्द प्रयोग करता तो गलत ठहराता हूं। मैंने गलत ठहराता हूं, मैंने स्वीकार किया। इन्होंने एक बार भी स्वीकार किया और मैंने सबसे पहले कहा है, मैंने सबसे पहले कहा है, अगर नहीं वही बात, इसमें निर्वाचन आयोग कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने ये चीज भी कही है, अगर किसी ने कार्रवाई हमारे कार्यकर्ता क्या सीखेंगे, ये मैंने भी बोला है। वोट के बाद मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, मैंने राजनीति का बहुत बड़ा रोल खेला है। सुनिए, आपको राजनीति का बहुत बड़ा एक पारी खेलनी है, पता है। अगर इस तरह से ठेस से वो पहुंचेंगे तो उचित नहीं रहेगा। मैं आपसे अगर उनको नहीं है, मैं आपको बुरा लगा होगा, आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए। मैंने इस चैनल के माध्यम से ये नहीं कहा क्या कि अगर नीचे स्तर का डाउन, अगर भाषण का स्तर डाउन हो रहा है या ओछे बोले जा रहे हैं तो सभी नेताओं के खिलाफ ज्यादा ही ज्यादा कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैंने भी शुरुआत में बोला है, व्यक्ति है, बोलेंगे। आपने देखो, आपने कैसे हमारे मुख्यमंत्री जी को बता दिया? अरे आपको ईवीएम दिख रही थी क्या? आप में ईवीएम दिख रही थी क्या? कैसे मुख्यमंत्री क्षमा मांगनी चाहिए? सुमेर सिंह जी, आपको देखिए स्टोरी बोलना चाहिए, तो आपसे स्टोरी नहीं मांगेगा। झूठ कहाँ बोली, किसने झूठ बोली? इन्होंने झूठ बोली है। बात की झूठ बोली बताइए आप। कि हमारे मुख्यमंत्री जी ओछा बोल रहे हैं, उनको कौन सा ओछा बोल दिया आप लोगों को? ओछा बोल दिया इन्होंने कहा, साफ साफ कह रहे हो, वहां पे कहा राष्ट्रपति शब्द प्रयोग किए। आपको बाड़मेर में माहौल बनाने के
के लिए आप जोधपुर में ये कह रहे हो कि मुख्यमंत्री जी का लड़का था, क्या ईवीएम हाईजेक कर रखी है आप लोगों ने? गहलोत जी को ये बता रहे हो हमारी सरकार के मंत्री को, हमारी सरकार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से ये जवाब मांग रहे हो कि किसानों की लिस्ट नहीं बनी? मिला के देखे, गलत भाषा का प्रयोग प्लीज ना करें और उचित नहीं कि आपने जो गलत कहा। अगर केंद्र हमसे लिस्ट मांगता किसानों की, हम भेजते, वो बातें आपस में करिए, लेकिन प्रधानमंत्री एक भाषा का स्तर, एक भाषा का स्तर। सर मैं कह रहा हूं नहीं, अगर बोलता है बोलता है अमीर जी आपके पास में आपके पास आना चाहूंगा। नहीं देखिए, पहले आप अगर आप ही एक समान नहीं मांगेंगे तो ये डिबेट आगे नहीं बढ़ सकती। मैं तो झूठ पे माफी नहीं मांगूंगा। मैं झूठ कहाँ बोली, झूठ पे क्या बोली, नहीं मांगूंगा। एक बात सुनिए कि जिस तरह की बहस चल रही है, आपने जो कांग्रेस के मित्र हैं, इन्होंने एक तो आरोप लगता है सार्वजनिक रूप से, एक लगता है व्यक्तिगत रूप से। अब हो सकता है कि आपकी जबान फिसल गई हो सकता है कि आपका ये उद्देश्य नहीं हो सकता है कि आप कुछ और कहना चाह रहे हो, लेकिन शब्द उचित प्रयोग नहीं किया। लेकिन आपने जिस शब्द का उपयोग किया है वो सर्वथा निंदनीय शब्द है, मैं कहूंगा। मेरी बात पूरी हो जाए। अब आप यदि ये कह देते हैं कि मैं इस पर खेद प्रकट करता हूं, तो मैं नहीं मानता कि इससे आपकी कांग्रेस में उपयोगिता या महत्व कम हो जाएगा। लेकिन अपन को अच्छी राजनीति करनी है, बहुत लंबी पारी खेलनी, आपको तो क्या देंगे विरासत में, क्या देंगे आप जैसे विधानसभा पार्लियामेंट है, उनमें अगर कोई किसी से गलती से कोई बात निकलती है उसमें खेद जता देते हैं कि मेरा उद्देश्य ये नहीं था, आप इसको अन्यथा ना ले। मैं एक उस परिप्रेक्ष्य में कह रहा था, तो आपका कोई छोटा कदम नहीं ले रहे हैं कि मैं ये नहीं कहना चाहता था, हालांकि मेरे मिस्टेक हो गया तो मैं शब्द को वापस लेता हूं, खेद व्यक्त करता हूं। सुनो, इससे मुझे नहीं लगता कि आपके जो राजनीति में जिस पार्टी से आते हैं उसमें आपके अंक कम हो जाएंगे, क्योंकि समावीर वो एक कहते हैं को चाहिए, छोटन इसका मतलब छोटन को उत्पाद हुआ ना। सुनो छोटन को अगर आप अभी भी देखिए अगर आप इस बात पर अड़े हुए हैं कि आपने बिल्कुल गलत नहीं कहा, तो ये देखिए फैसला आपका है, लेकिन आपने उचित नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं आपको, श्रीमान सुनिएगा मेरी बात से, इनको मेरा कहने का मतलब तो वो नहीं था। आप अपनी बात पहली चीज, ठीक बात, कहने का मतलब वो नहीं था। आपने ये कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में टिप्पणी की, राष्ट्रपति आपने पहले प्रधानमंत्री जी के बारे में बोला था, बाद में राष्ट्रपति जी के बारे में बोला था। ये पूछ रहे दोबारा देखेंगे आपके साथ बैठ के, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी के बारे में पहले बोला था, उसके बाद में राष्ट्रपति जी के बारे में बोला था। मैं जो कहना चाह रहा हूं, ये कहना चाह रहा हूं कि मेरी ये मानसिकता है कि आप जितने भी ओछे बोल वर्तमान राजनीति में आए हैं, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए और इनको वाकई में, जैसे संवाददाता साथी बता रहे थे हमारे, कि इनको शिक्षा देनी चाहिए। बात सही है, पर इसकी जो मूल जड़ है वो मैं कह रहा हूं। मैं तो आपकी बात कर रहा हूं, आप ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों किया आपने? इन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी ने गलत ऐसा वाक्य नहीं कहा कि जिसके लिए आपको ये शब्द बोलने पड़े। नहीं, मैंने ये कहा कि अगर कोई नीच वर्ड बोल भी रहा है और आप फिर झूठ बोलेंगे तो इसमें एक चीज बताइए, आप तो विधवा कह रहे हैं सोनिया गांधी जी को। सर वो अगर कह रहे हैं तो उनके भुगतान में जनता नहीं देख रही है सब चीजें, आप ऐसे बात गायब कर रहे हैं। राजस्थान ऐसा थोड़ी होता है। जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे भाई है, भाई से बैठकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हमने फिर बोला, खेत को नहीं जता रहे थे, मैंने गलत भाषा का प्रयोग, हमारा मतभेद आप बताया कि मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था। चुनाव के अंदर, जब सभा के अंदर शब्द नहीं डाल सकते, लेकिन कुल मिलाकर आपने गलत होता है सर। झूठ के राजनीति करनी होती कांग्रेस को, तो कटकी कर लेती कांग्रेस। मत बोले, हम क्षमा चाहते हैं कि किसी को भी बुरा लगा हमारे चैनल, लेकिन हमारे चैनल का स्तर ये नहीं है, चाहे बीजेपी से कोई अतिथि है, चाहे कांग्रेस से अतिथि आए, जिस मानसिकता के साथ में जैसे बोला जाता है वो जनता देखती है कि वास्तव में किस कैरेक्टर, किस नेचर के लोग होंगे जो भाषण में किस तरह का स्तर अपनी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। माफी चाहूंगा, हम 3 बार माफी मांग सकते हैं क्योंकि मंच हमारा है। आपके मंच हमारा मकसद हमें नहीं होता है किसी को भी हमारे साथी बुरा लगे। मेरे को भी ये नहीं लगा, इनको कोई नीचे दिखाना थोड़ी मांग लीजिए, मेरे भाई के बराबर मैं ये थोड़ी कहूंगा भाई करें। हम 3 लोग हैं और दर्शक है, सबने सुना है, सबको बुरा लग रहा है कि हमने जिस शब्द का प्रयोग किया है। मैं कह रहा हूँ आप झूठ में माफी मांग लीजिए, आपने झूठ बोला, कौन सा झूठ बोला? आप झूठ एक्सेप्ट कीजिए। इन्होंने कौन सा झूठ बोला? इन्होंने जिक्र किया कि अशोक गहलोत जी ने ये बात कही राष्ट्रपति को लेकर के, प्रधानमंत्री जी को लेकर।
और प्रधानमंत्री जी ने चोरों में कहा है, अशोक गहलोत जी ने लिस्ट चले लेकिन आपने कह लिया। हाँ, उसका भी जिक्र। भारतीय जनता पार्टी अगर झूठ पे डिबेट करवाएगी तो हम नहीं डिबेट पे कोई पैनलिस्ट या वक्ता आते हैं तो उस पार्टी का चेहरा होते हैं, और कांग्रेस का चेहरा कैसा है? कांग्रेस पार्टी का चेहरा हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी की झूठ स्वीकार नहीं करता। दिखा दिया कि कांग्रेस का बिल्कुल मैं भारतीय जनता पार्टी का चेहरा किस प्रकार कांग्रेस अभी जो मंच से बोल रही है इलेक्शन के दरमियान सारी सच बोल रही है। मैं कह रहा हूँ झूठ नहीं बोल रही। हम सच्चाई के मुद्दे पर चुनाव नहीं सारी चीजें बोल रहे हैं। अगर ओछे बोलने की कि झूठ सर हर बात को आप लोग सच बोल रहे हैं। आप इसमें रुकना है क्या कि आप हर बात को सच बोल रहे हैं? झूठ का सारा बोलना सर, कांग्रेस झूठ का सारा नहीं ले रही। क्यों लेगी कांग्रेस? रखें इस मुद्दे को। आप मैडम आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं आऊंगा। कांग्रेस के झूठ को पूरी देश ने देखा है, राज्य ने भी देखा। चलिए मैं माफी चाहूंगा। 2014 के वीडियो देखिए, किसने झूठ बोला है किसने नहीं बोला। कौन 15 लाख का वादा किया था, जाने का वादा किया था, वादा किया था। पहले 2019 का चुनाव नहीं गया था। ये कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया नहीं जा सकता। तो कार्यकर्ता हमने फिर झूठ कहते हैं तो हम नहीं करेंगे। व्यक्तित्व नजर आ चुका है।